नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश के एक ऐसे गृह मंत्री की जिनका निधन हुआ तो उनका बैंक बैलेंस था केवल 262 रुपये। जी हाँ, साथ ही हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कद्दावर नेता की जो कोर्ट में बहस कर रहे थे, अपने पक्षकार के पक्ष में दलीलें दे रहे थे और एक व्यक्ति आता है, पर्ची पकड़ाता है। वह नेता जिरह करते हुए उस पर्ची को देखते हैं क्या लिखा है और दोबारा अपनी बहस में लग जाते हैं। आधे घंटे पौन घंटे तक वो बहस चलती है कोर्ट में और उसके पश्चात उनके साथियों को पता लगता है उस पर्ची में लिखा था कि उनकी धर्म पत्नी नहीं रही। जी हाँ, ऐसे ही अनेक विशेष उदाहरण और ऐसे अनूठे व्यक्तित्व के धनी हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत की भूमि तो बहुत विशिष्ट है। अगले कुछ मिनटों में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी ही शख्सियत, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे सदियों तक लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार का अनूठा व्यक्तित्व था सरदार पटेल का। एक सामान्य परिवार में गुजरात में जन्म लिया उन्होंने। उनके पिता किसान थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता ने भी 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और ये संस्कार कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल में भी आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब केवल कक्षा 6 में पढ़ते थे, उस दौर में कल्पना कीजिए, आज के लगभग 150 वर्ष पहले की बात है, जब वे कक्षा 6 में पढ़ते थे, उनके विद्यालय में एक आदेश निकलता है और आदेश निकलता है कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी वहीं से पुस्तक खरीद सकते हैं। केवल पुस्तक खरीदने की बात नहीं थी, पुस्तक वहां से खरीदेंगे और उन पुस्तकों का मनमाना शुल्क जब वसूल किया जाने लगा और ये बात जब नन्हे से वल्लभ भाई पटेल के सामने आती है तो केवल 10-11 वर्ष का वह बालक खड़ा होता है, उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और प्रतिकार करता है, अपना नेतृत्व कौशल दिखाता है और विद्यालय में हड़ताल हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक 10-11 वर्ष का बालक विद्यालय की मनमानी के खिलाफ डट के खड़ा होता है और स्कूल को घुटनों पर आना पड़ता है, उस आदेश को वापस लेना पड़ता है। ऐसा बचपन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बचपन में जो गुण सरदार वल्लभ भाई पटेल में विकसित हुए, युवावस्था आते आते उन गुणों का प्रकटीकरण और अधिक तेजी से होने लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अच्छे वकील बन चुके थे, उनकी ख्याति चारों तरफ फैल रही थी। उस दौर में महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आते हैं और फिर उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलना होता है। अनेक पुस्तकों में इनके मिलने के संदर्भ में भी बातें कही गई हैं। वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ में महात्मा गांधी को कोई अधिक महत्व नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है गुजरात के एक क्लब में पहली बार इन दोनों का मिलना हुआ, लेकिन वल्लभ भाई पटेल मोहनदास करमचंद गांधी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। कालांतर में जाके इनके मध्य आत्मीयता भी बढ़ती है, एक ही उद्देश्य को लेकर ये काम भी करते हैं। और वल्लभ भाई पटेल किस प्रकार से सरदार बनते हैं, यह भी एक जोरदार घटना है। जी हाँ, किसानों का आंदोलन चल रहा था और किसानों का आंदोलन चल रहा था इस बात पर कि अंग्रेजों ने 30% लगान बढ़ा दिया था। इसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल किसानों का नेतृत्व करते हैं और अंग्रेजों को वह आदेश वापस लेना पड़ता है। उस आंदोलन को मोहनदास करमचंद गांधी नज़दीक से देखते हैं और जब नेतृत्व कुशलता देखते हैं वल्लभ भाई पटेल की तो कहते हैं ये सरदार है। और वो सरदार केवल सरदार नहीं, असरदार भी था। जी हाँ, उस आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाओं ने भी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी।
मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने भी उन्हें सरदार कहा। ऐसी विशेष शख्सियत सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में सांस्कृतिक प्रवाह शोध पत्रिका तथा पाथेयकण के संपादक प्रोफेसर राम स्वरूप जी अग्रवाल का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सरदार पटेल भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने आजादी के बाद देश का एकीकरण किया। अंग्रेज जब गए तो देश का विभाजन करके गए। इसके साथ ही लगभग 562 देसी रियासतों को भी स्वतंत्र करके चले गए और ऐसी अराजक स्थिति पैदा हो सकती थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सरदार पटेल ने गृह मंत्री के नाते 562 देसी रियासतों के राजे महाराजाओं नवाबों से बातचीत करके उनको जैसे भी हो भारत में मिलने के लिए तैयार किया। तो एक बहुत बड़ी बात थी सरदार पटेल की। देखिए, उस समय यह तय था कि जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां जिसका नाम प्रस्तावित करेंगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। तय था इस बार सरदार पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन गांधी जी की इच्छा को देखते हुए और नेहरू जी की इच्छा को देखते हुए सरदार पटेल ने बहुत बड़ा त्याग किया और वो नहीं चाहते थे कि गलत मैसेज जनता में जाए कि जो आजादी के अगुवा हैं उनमें भी मतभेद हैं। और उन्होंने गांधी जी की इच्छा को मानते हुए प्रधानमंत्री की दौड़ से हट गए और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने दिया। उनकी ये जो त्याग की वृत्ति है ये उनके जीवन में भी दिखाई देती है। जब वो 5 साल वकालत करके उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए तो उनकी बड़ी इच्छा थी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करें और उन्होंने एडमिशन सारे कागजात सब कुछ तैयार कर लिए थे। देखिए, शॉर्ट में उनका नाम और उनके बड़े भाई का नाम एक जैसा था। वो वल्लभ भाई थे और विठल भाई। तो वी और पिताजी का नाम जे झवेर भाई, तो वीजे पटेल के नाम से वो सारा कार्य कर रहे थे। तो बड़े भाई ने जब देखा कि एडमिशन हो गया, ये जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं बैरिस्ट्री पहले पास कर लूं। तो एक बहुत बड़ा त्याग सरदार पटेल ने उस समय किया और बड़े भाई को इंग्लैंड भेजा बैरिस्ट्री करने के लिए और पीछे से सारे घर का खर्चा सबको संभाला। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। वो बड़े निडर थे, बड़े स्पष्टवादी थे, देश के बहुत बड़े संगठनकर्ता थे और ऐसे व्यक्ति इससे हमारी ये जो आधुनिक पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, यदि देश के लिए काम करने की, निडरता की, संगठनकर्ता की बात, देश पहला, नेशन फर्स्ट की बात यदि उनसे सीखती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवटता अनेक स्थानों पर देखने को मिली, अनेक प्रसंग ऐसे देखने को मिले। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन थिएटर में थे, चिकित्सक उपचार कर रहे थे, एनेस्थीसिया की तैयारी थी। लेकिन वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे एनेस्थीसिया की कोई आवश्यकता नहीं है। सजग रहते हुए भी, दर्द सहते हुए भी उन्होंने ऑपरेशन करवाया। चिकित्सक देखकर हतप्रभ रह गए, ये कैसी जीवटता वाला व्यक्ति है, ये कैसा सरदार है जो उस दर्द को सहन तो कर रहा है लेकिन मुंह से उफ तक नहीं निकल रही, मुंह से आह तक नहीं निकल रही। वास्तव में वल्लभ भाई पटेल के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। अगले 3-4 मिनट में हम उनके संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखने वाले हैं। लेकिन पहले निवेदन यह करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले कुछ मिनटों में सरदार पटेल से संबंधित बहुत विशेष जानकारियां आपके समक्ष और रखने वाला हूं। जी हां, एक बड़ी बात जिसको लेकर पिछले 5-7 वर्षों से देश में एक नया विमर्श खड़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। जी हां, आज़ादी के बाद उस समय प्रारंभिक दौर में किसी अन्य दल का वैसे भी विशेष महत्व नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरदार पटेल पर काम करना प्रारंभ किया है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की अहमदाबाद के निकट भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगी है और जब सरदार पटेल के संदर्भ में इतना काम होने लगा है तो अनेक कांग्रेसी लोग कहने लगे हैं
कि ये भाजपा आखिर किस रास्ते पर चल रही है। लेकिन यदि इसको समझना है तो कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी आज़ादी के समय की। जी हाँ, 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, कांग्रेस के भीतर किस तरह की सरगर्मियां चल रही थी, कांग्रेस के अधिवेशनों में, कांग्रेस की बैठकों में किस प्रकार की बातें चल रही थी। जब सत्ता के हस्तांतरण की बात थी तो स्वाभाविक रूप से यह बात आई कि जो उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की प्रांतीय जो टीमें हुआ करती थी उनकी अनुशंसा पर चुना जाता था। 15 प्रांतीय टीम जो थी कांग्रेस की, उन्होंने अपने अपने मत वे केंद्र तक पहुंचाए और बैठक हुई। बैठक में सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कृपलानी थे। बैठक में जब प्रांतीय इकाइयों के मत देखे जाते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जी हाँ, 15 प्रांतीय इकाइयों में से 13 मत सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में मिलते हैं, एक मत कृपलानी के समर्थन में और एक पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में आता है। 15 में से एक भी प्रांतीय इकाई जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। फिर आखिर क्या स्थिति ऐसी रही कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जी हाँ, वो जो स्थितियां थी, उन स्थितियों को, उस बैठक के भीतर जो कुछ राजनीतिक हलचल चल रही थी, उन सारी घटनाओं को अनेक लेखकों ने अपनी पुस्तकों में उसका विस्तार से वर्णन किया है। ऐसा कहा गया कि जैसे ही महात्मा गांधी के समक्ष ये विषय आता है, महात्मा गांधी कृपलानी की ओर देखते हैं। कृपलानी एक पत्र लिखकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष रखते हैं। उस पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित होता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता था कांग्रेस का, वह प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक उम्मीदवार था और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नामांकन वापसी की एक प्रकार से बात कही जाए, वह पत्र कृपलानी रखते हैं पटेल के आगे। पटेल उसे पढ़कर वापस लौटा देते हैं। फिर धड़कनें कुछ बढ़ती हैं और वह पत्र पुनः महात्मा गांधी की ओर जाता है। गांधी से पत्र पुनः सरदार पटेल की ओर जाता है। इसी खींचतान में भारत का नया प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तय होना होता है और महात्मा गांधी की इच्छा का मान रखते हुए सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लेते हैं। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 71 वर्ष के एक अनुभवी राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 56 वर्ष के जवाहरलाल नेहरू को तरजीह दे दी जाती है। ये गांधी जी का विशेष स्नेह रहा, जिसके कारण से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन पाए। इस घटना को लेकर अनेक विश्लेषक ये कहते हैं कि गांधी जी वास्तव में, उनके भीतर का लोकतंत्र उस समय कहाँ खत्म हो गया था जब सरदार पटेल के स्थान पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। और ऐसा ही एक बार और जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस दौर में महात्मा गांधी कहते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस की जीत नहीं है, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये महात्मा गांधी की हार है। तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं होती हैं और उसके बाद जिस प्रकार से प्रथम सरकार जो बनती है स्वतंत्र भारत की, प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री बनते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल गृह मंत्री बनते हैं तो उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है देसी रियासतों का एकीकरण। जी हाँ, उस दौर में अनेक राजे रजवाड़े और अंग्रेजों ने जब भारत को सत्ता सौंपी तो
किस प्रकार की स्थितियों में सौंपी उससे हम सब परिचित हैं। जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय किस प्रकार से सरदार पटेल का बुद्धि कौशल उस समय काम करता है, किस प्रकार से उन्होंने वह सारा विषय निपटाया, इसके संदर्भ में भी हम सब ने बहुत पढ़ा सुना है। कश्मीर के विषय की क्या तकलीफें रही उससे भी हम सब वाकिफ हैं। लेकिन बात मैं दूसरी करना चाहता हूँ। बात करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का लोहा पूरे विश्व ने माना, जिसने एक असंभव सा कार्य करके दिखाया, 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण, उनका विलय भारत में करवाया, जूनागढ़ और हैदराबाद का विषय किस सावधानी से, किस प्रकार से निपटाया, उस व्यक्ति को भारत रत्न 1991 में दिया जाता है। जी हाँ, आज़ादी के 4 दशक तक उस दौर की सरकारें आखिर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? जिस दौर में ऐसे तमाम अनेक बड़े बड़े नेता जिन्होंने भारत रत्न अपने परिवारों में बांट लिए, वो क्या सरदार पटेल को नहीं देख पा रहे थे? क्या सरदार पटेल का कार्य उन्हें 40 वर्ष तक नहीं दिखा? तो आखिर क्या कारण थे कि 40 वर्ष तक एक चश्मा ऐसे लोगों की आंखों पर लगा रहा जिन्हें पटेल के काम नहीं दिखे? वे काम दिखाने के लिए इस दौर में सरदार पटेल की एक बहुत ऊंची मूर्ति बनाई गई है। और यदि वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनवाते हैं तो फिर विपक्ष के पेट में दर्द होना लाजमी है। लेकिन यह देश सवाल पूछता रहेगा, आखिर पटेल को सम्मान इतना देरी से क्यों? आखिर लाल बहादुर शास्त्री की इतनी अनदेखी क्यों? आखिर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रति बेरुखी क्यों? इन सब सवालों के जवाब देश की जनता जानना चाहती है। अगले और एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही अलग अलग विषयों पर। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। देखते रहिए द विवेक व्यूज। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।